Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful 11 tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में सारे के सारे मेरे परिश्रम वाले बच्चे लिख देंगे भारत माता की जय। मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई बहन एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो एक बार प्लीज भारत माता की जय लिख दीजिए इनटू द कमेंट सेक्शन की सुनील भाई आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग मायरा, बर्नैल, नवजोत, पीयूष, अंशिका, श्लोक, कृतिका, किरण, सुरभि, गायत्री, नयशा, नीतू, जिज्ञासा, अविका, सोनिका। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं कौन हूं? मैं हूं प्रिया पुत्र सुनील, अका आपका प्यारा प्यारा सुनील भैया। तो सुनील भाई आज आप क्या पढ़ाएंगे? आज मेरे दोस्तों मैं यहां पर आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपके कुछ डाउट्स लूंगा, ठीक है? आपके कुछ डाउट्स लूंगा, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसके मेजरमेंट की एक ऐसी बेहतरीन पिक्चर दूंगा कि आपको इस चीज से प्यार होने लग जाएगा कि यार सुनील भाई आप जो चीज बोल रहे हो बिल्कुल लॉजिकली सही लग रही है। और अच्छा, इस चीज के पीछे ये रीजन था, इसीलिए हम ये पढ़ रहे थे, वरना एकदम स्कैटर्ड सा फ्लो हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कैटरिंग बिल्कुल नहीं होगी, मजा आएगा आपको। तो चलिए इस क्लास को चालू करते हैं। और बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहन मेरे से पूछ रहे थे भैया आप कहां व्यस्त हैं, कहां बिजी हैं। तो अभी हम लोग को फिजिक्स वाला एक ट्रिप पर लेकर गया था। तो आप लोग की जब छुट्टी थी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ट्रिप पर गए थे। वेंसडे को हम गए थे और आज हम लोग सुबह वापस आए हैं। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता था, इसीलिए मैं आपकी क्लास लेने के लिए आया हूं। तो यार मेरे को एक चीज समझ में आई कि ज्यादा पहाड़ों पे ना ऐसे घूमने से क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हो ना, ऐसे नॉर्मल है ना, हिली एरिया से यहाँ पे आते हो नॉर्मल, जैसे दिल्ली नोएडा जैसे इलाकों में, तो भाई सर है ना चकराता है मेरा सर चकरा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं खड़ा तो ऐसे हूं पर ऐसा लग रहा है कि वो मैं भी वैसे टर्न ले रहा हूं, ऐसे गोल गोल घूमता है ना। तो जो पहाड़ पे गए होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग वापस आते हैं तो भैया हमारा दिमाग घूमता है, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है मेरा दिमाग ऐसे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैंने आपकी फॉर्मूला शीट जो है वो डाल दी है पहले चैप्टर की, जल्दी से इसको देख लेना। ऑल राइट। सबसे पहले क्या लोगे? सबसे पहले लूंगा आपके डाउट्स, एक होमवर्क का सवाल कराऊंगा, डाउट्स लूंगा, एंड देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसके मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ऑल राइट, तो आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या दिया था? मैंने एक सवाल दिया था। जी सुनील भाई आपने एक सवाल दिया था, इस सवाल के बारे में एक डिस्कशन करते हैं, ठीक है? हाँ, हाइपोक्सिया, अरे भाई खतरनाक हो गया था, मेरे को हाइपोक्सिया भी हुआ था। मतलब मेरे को नहीं हुआ, जो मेरे साथ में लोग थे उनको हुआ था। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, मैं टेलीग्राम चैनल में, मेरे को याद दिलाना आज डालूंगा, ठीक है? मेरे को एक बार इनबॉक्स कर देना, मैंने एक बढ़िया वीडियो बनाई है। उसमें ना हमारी 2 फीमेल फैकल्टीज ऊपर आ रही हैं, ठीक है, और मैं ऐसे आराम से बैठा हुआ हूं, है ना, और वैसे हाफ रही है, पानी पानी ऐसे कर रही है, ठीक है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, है ना, और वो एक्चुअली क्यों हो रहा है? हाइपोक्सिया की वजह से हो रहा है ना। तो मैं उसका वीडियो आपको भेजूंगा, मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली देखना और एंजॉय करना कि कैसे जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हम पे जो लगने वाला प्रेशर है वो कम हो रहा है, तो हमारी बॉडी जो इंटरनल प्रेशर लगाएगी वो भी कम हो जाएगा। अब वो जो प्रेशर अंदर से लगने वाला है वो कम है, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम है, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन गैस है उसकी मात्रा कम हो गई, तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, है ना। बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है, काफी मजेदार कंसेप्ट है। चलिए, अब इस चीज के बारे में मैंने आपको रिसर्च करने के लिए बोला था, एनसीईआरटी की एक लाइन है, ध्यान से देखिए। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये होमवर्क में दिया था। समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड्स डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने क्या किया था, एक सेल में एक इलेक्ट्रोड और उसका इलेक्ट्रोलाइट लिया था, दूसरे सेल में इलेक्ट्रोड और उसका इलेक्ट्रोलाइट लिया था। डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल टाइप था डैनियल सेल, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। तो जिंक सल्फेट में जिंक की इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट में कॉपर की इलेक्ट्रोड थी और उसको वायर से कनेक्ट किया था। सवाल मैंने आपको दिया था, समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इंस्टेड ऑफ 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह हमें कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ले और उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स को डालें। तो यहां पे इन केसेस में हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या यह सत्य है सुनील भैया? 100% यह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों सुनील भैया? आप इसको थोड़ा सोचो, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों थी सुनील भैया?
सॉल्ट ब्रिज की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि यहां पर हमने मान लीजिए इस हाफ सेल के अंदर जिंक सल्फेट लिया था और उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था, इधर हमने कॉपर सल्फेट लिया था और कॉपर का इलेक्ट्रोड था। यहां से करंट इधर फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो यहां पर हमने देखा था कि Zn2+ के आयंस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप हो जाता है। और यहां से क्योंकि Cu2+ आयन सोल्यूशन से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे चिपक रहे हैं, तो यहां पे रिलेटिवली सल्फेट यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। अब यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, एक चार्ज का बिल्टअप हो गया है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज से क्या होता है, अपोजिटली चार्ज आयंस इन दोनों हाफ सेल्स में जाते हैं, इनको न्यूट्रलाइज करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो चलता रहता है। ये लास्ट क्लास में हमने समझा था। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कोई एक ऐसा सेटअप हो मेरे पास, और वो सेटअप क्या है कि यहां पर एक ही मेरे पास सेल है और उसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड है जिंक और दूसरा इलेक्ट्रोड है कॉपर। तो इस केस में क्या कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता रहे, इसके लिए मुझे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत है? तो नहीं है। यहां पे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं, आप जरूर समझो, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत कब पड़ रही थी? जब दो अलग अलग हाफ सेल्स में एक में पॉजिटिव चार्ज बिल्ट हो जा रहा था, एक में नेगेटिव चार्ज बिल्ट हो जा रहा था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा था। लेकिन मेरे भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि यहां पर ये रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है ना, तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा नहीं, तो सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली में यहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आप याद रखना, दिस इज पॉसिबल। यहां पे इस तरीके के सेटअप में आपको सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, नहीं है, यहां पर क्लियरली जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, जिंक एंड कॉपर रॉड्स को, ध्यान से सुनना दोस्तों, जिंक एंड कॉपर की रॉड्स को सीधा एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, और इनको फर्दर मैंने कनेक्ट कर दिया एक वायर के माध्यम से, एक वायर के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। यानी कि मेरे पास ये बीकर, इसमें कॉपर सल्फेट, इसमें जिंक, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड, और वायर से इनको कनेक्ट कर दिया। सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? अभी आप इसकी वर्किंग समझोगे तो समझ में आएगा सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हमें समझ में आएगा कि जो जिंक है वो क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा टू फॉर्म Zn2+ एंड देन इट मूव्स इनटू द सॉल्यूशन। यानी जिंक यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और खुद सॉल्यूशन में एंटर कर जाएगा एज Zn2+ आयंस। क्लियर है? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे वायर में कैसे गए सुनील भैया, ये लॉजिक थोड़ा समझाइए, ध्यान से सुनना। यहां जिंक है, हां, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए यहां पे और सॉल्यूशन में कूद गया Zn2+ की तरह। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वायर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स धक्का खा के इधर आएंगे। ठीक है ना जी? तो यहां पे इक्वेशन क्या होगी, जिंक सॉलिड विल गिव Zn2+ एक्वस, साथ में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई? ठीक है, ये सॉल्यूशन में कूद रहा है एज Zn2+, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बिल्टअप होते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे धक्का लगाएंगे, वायर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मूव करेंगे, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब कॉपर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, these electrons will travel through the wire and Cu2+ from the solution will gain these electrons at Cu rod। तो यहां पे सॉल्यूशन में आयंस कहां से है, कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट टूटेगा किसमें, Cu2+ और SO4 2- में। ये Cu2+ आयंस फटाफट से इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, Cu2+ आयंस हमारे सॉल्यूशन से कॉपर की तरफ जाएंगे और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और क्या बना देंगे, कॉपर सॉलिड। तो यहां पे कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा कि सॉल्यूशन से Cu2+ आयंस यहां पर जा रहे हैं कॉपर के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, और यहां से जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है एज Zn2+ आयंस। यह फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यहां पर कोई भी ऐसा चार्ज का बिल्टअप नहीं होगा जिसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाए। सो दैट्स व्हाई सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप यहां पे याद रखेंगे, हेयर इन दिस केस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
वोंट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि वो रुकेगा नहीं, वोंट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ चार्ज बिल्टअप। लास्ट क्लास में बताया था ना, चार्ज बिल्टअप की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है। सो हेंस नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, यह प्रोसेस अपने आप चलता रहेगा। नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक यह जिंक पूरा गल ना जाए और यहां पे सोल्यूशन से जो Cu2+ के आयंस है वो सारे के सारे यहां पर डिपॉजिट ना हो जाए एज कॉपर। तो समय के साथ ये रिएक्शन में क्या होगा, जिंक धीरे 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 गलता जाएगा, ऐसे धीरे धीरे गलता जाएगा और ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, इस पे कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो ये रिएक्शन से तभी खत्म होगी जब ये पूरा खत्म हो जाए, या फिर सोल्यूशन के जितने Cu2+ आयंस हैं वो सारे के सारे इधर चिपक जाए। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने यहां पर आपको बताई। एक मैंने बीकर लिया, उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, ये कॉपर सल्फेट के अंदर लिया, इनको तार से जोड़ दिया। जिंक बोल रहा है मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया और सॉल्यूशन में कूद गया एज Zn2+ एक्वस आयंस। ये जो आयंस है सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए मैंने लिखा Zn2+ एक्वस। तो एक जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में कूद जाता है एज Zn2+ एक्वस आयंस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक्यूमुलेट होते जाते हैं, यहां पे वायर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाते हैं, आगे चल आगे चल आगे चल, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। सॉल्यूशन में प्रेजेंट Cu2+ आयंस जो है वो यहां पे कूद के जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, और जब इन इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तो यहां पे एज सॉलिड कॉपर डिपॉजिट होते जाएंगे। समय के साथ ये जिंक गलता जाएगा और समय के साथ ये वाली रॉड मोटी होती जाएगी। ठीक है, यहां पे कोई भी ऐसा चार्ज बिल्टअप नहीं हो रहा कि एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाए, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा अगर हम यहां पे दिमाग लगाएं तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रही होगी, ये 110% बिहेव कर रही होगी एज एनोड। किसकी तरह बिहेव कर रही होगी, ये बिहेव कर रही होगी एज एनोड। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि रिडक्शन हो रहा है इसके ऊपर, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रही होगी राजा बेटा, ये बिहेव कर रही होगी एज कैथोड। छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्सीडेशन, यानी ये एनोड। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी रिडक्शन, यानी कि कैथोड। छोटी सी बात है, दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब मजो आ रही हो मजो आ रही हो सुनील भैया, गड़े मजो आ रही हो यार, गड़े मजो आ रही हो। अच्छा, आपको एक फन फैक्ट बताऊं क्या, आप में से कितने बच्चे एक फन फैक्ट जानना चाहते हैं? इस रिएक्शन के बारे में और चीजें भी बता देता हूं, इस रिएक्शन के बारे में और चीजें बता देता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये जो रिएक्शन है सबसे पहले स्पॉन्टेनियस है। क्या बात है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों है? अपने आप हो रही है, मैंने नहीं बोला, तुमने नहीं बोला, अपने आप हो रही है। यानी ये उस बच्चे की तरह जो अपने आप पढ़ाई करता है, स्पॉन्टेनियस। दूसरा, एक ही बीकर में हो रही है तो ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भी है। अब कुछ बच्चों को क्लियर हुआ होगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैंने एक बार बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होती है, यहां पे समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि एक ही बीकर में हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस क्यों? अपने आप हो रही है। एक फन फैक्ट आपको बताता हूं, आपको यह बात जान के बड़ा मजा आएगा, और यह बात भारत में रहने वाले हर एक बच्चे के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ये जो यहां पर मैंने आपको बैटरी बताई है ना, ये अगस्त्य संहिता में मेंशन्ड है। तो अगस्त्य संहिता में क्या बताया जाता है कि आप एक मटका लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप एक मटका लीजिए, उस मटके के अंदर आप कॉपर की एक प्लेट को लगाइए। कॉपर की प्लेट के ऊपर वहां पर वो संस्कृत में बताया गया, मैं हिंदी में बता रहा हूं, आपने उस पर डाला कॉपर सल्फेट। कॉपर की प्लेट लगाई है आपने सबसे पहले एल शेप में, इस पे आपने डाला है कॉपर सल्फेट। उसके बाद आप डालेंगे सॉडस्ट, पाउडर्ड वुड होती ना, पीसी हुई लकड़ी, वो। फिर उसके ऊपर आप लगाएंगे जिंक की पत्ती। ठीक है, लगा दी। अब अगस्त्य बताते हैं कि यहां पर इस जिंक और कॉपर की रॉड के बीच में एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है
जिंक और कॉपर की रॉड के बीच में एक ऐसी ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण होता है ना, ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो पानी को तोड़ सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पानी को तोड़ सकती है। तो काफी हजारों साल पहले अगस्त्य संहिता में मेंशन्ड है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऑलराइट, अब आपके डाउट्स उठाता हूं। ठीक है, कामना करता हूं अगस्त्य संहिता वाली जो बैटरी है वो यही वाली आपको समझ में हल्की हल्की आई होगी। हाउसफुल 5 मैंने नहीं देखा भाई। जिंक की पत्ती कहां मिलती है? देखिए पत्ती का मतलब, अरे पत्ती वो चाय की पत्ती नहीं, अरे बेटा मेरी प्यारी बहन सोनाली, ओ मेरी प्यारी बहन, पत्ती का मतलब बेटा, पत्ती का मतलब चाय की पत्ती जैसी पत्ती नहीं राजा बेटा। ए मेरी रानी बेटी मेरी बात सुन, मेरा हार्ट बाहर आ जाएगा बेटा ऐसी बातें करोगे तो। जिंक की पत्ती मतलब पतली प्लेट यार, प्लेट, पत्ती वो नहीं, चाय की पत्ती नहीं, चाय वाली पत्ती नहीं बेटा, प्लेट प्लेट, पतली प्लेट, प्लेट रानी बेटा, प्लेट प्लेट। एक मिनट रानी बेटा, ध्यान से। ये जिंक मेटल है ना बेटा, ये जिंक मेटल है, ये जिंक है। ठीक है, दिख रहा है, ये जिंक है। इसकी पतली सी ऐसी प्लेट ले आओ, पतली इसकी प्लेट ले आओ, वो प्लेट बेटा। पत्ती का मतलब वो नहीं, चाय की पत्ती नहीं बेटा। जिंक की पत्ती कहां मिलेगी? आप जिंक मार्केट में मिल जाएगा, उसको बोलना भैया जिंक की प्लेट दे दो। ठीक है सोनाली बेटा, आपको अगर रोस्टेड फील हुआ तो मैंने आपको रोस्ट नहीं किया, मुझे लगा आपको सही में कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है मेरी प्यारी बहन, है ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो आ जाओ। अब मेरे को बहुत सारे बच्चों ने ये बोला, सुनील भाई एनिमेशन से दिखा दीजिए हमारा जो गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल में स्पेशली कौन सा, डेनियल सेल दिखा दीजिए, है ना, डेनियल सेल दिखा दीजिए। तो मेरा रिप्लाई क्या होगा? जो हुकुम मेरे आका, तुम्हारा हुकुम हम दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पे वेबसाइट देख लो, javalab.org। इस वाली वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको ये एनिमेशन यहां पे दिख जाएगा। मैं इसको फुल स्क्रीन करके आपको दिखाता हूं, ठीक है? तो यहां पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये एनिमेशन से हम रिवाइज करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास ये एक हाफ सेल है जी सुनील भैया। इस हाफ सेल में हमने क्या लिया था? इस हाफ सेल में हमने लिया था जिंक का इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट लिया था जिंक सल्फेट का। दूसरा हमारे पास जो हाफ सेल आ जाएगा, इसमें हमने ली थी कॉपर की इलेक्ट्रोड और यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा बेटा वो किसका है? सुनील भाई कॉपर सल्फेट का आ जाएगा। उसके बाद हम इसको तार के माध्यम से कनेक्ट करते हैं और इंटरनल सर्किट को सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट करते हैं जी। अब होता क्या है, जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और सोल्यूशन में एंटर करता है एज Zn2+। देख पा रहे हैं, Zn2+ की तरह सोल्यूशन में एंटर करता है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का बिल्टअप बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स धक्का लगाते, ऊपर चलो रे ऊपर चलो, ये धक्का लगाते तार के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन्स धक्का खाते यहां आते हैं, ठीक? यहां से सोल्यूशन में प्रेजेंट Cu2+ इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके यहां पर कॉपर सॉलिड का निर्माण करता है और यहां से जिंक गलता हुआ सोल्यूशन में Zn2+ की तरह जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो ये एक तरीके से आपके पास डेनियल सेल की वर्किंग है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, थोड़ी देर के बाद अगर यहां पे सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो थोड़ी देर के बाद यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता, Zn2+ ज्यादा हो जाता और यहां पे Cu2+ कम हो जाता और सल्फेट यानी कि नेगेटिव चार्ज SO4 ज्यादा हो जाता रिलेटिवली। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहां से पकड़ लेता और नेगेटिव चार्ज यहां पे जो SO4 ज्यादा हो गया वो यहां पे इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाता। ये यहां पे खींच रहा है, यहां पे धक्का लगा रहा, तो यहां पे करंट का फ्लो रुक जाता। तो करंट के फ्लो को बनाने के लिए हमने यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ली है, जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा नाइट्रेट नेगेटिव आयन, और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा K+ का पॉजिटिव चार्ज। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, समझाया था। कामना करता हूं जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको यह बात समझ में आ रही है। अगर आप इसको देख रहे हो, कामना करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो ऑलराइट। दूसरा डाउट जो हमारे दोस्तों का था, डाउट नंबर पहला कामना करता हूं क्लियर है जी। डाउट नंबर दूसरा, भैया एक बार डेनियल सेल जो है, ये जिंक कॉपर सेल जो है,
इसकी ओवरऑल इक्वेशन बता दीजिए। भैया इसकी ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखनी है वो हमें सिखाइए। मैं सिखाता हूं ना मेरे भाई, मैं सिखाता हूं ना मेरी बहन, ध्यान से सुनना। अब बताओ एनोड में क्या होता है सुनील भाई? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे होगा रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है सुनील भाई, बहुत बढ़िया बात है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वेशन लिखते हैं, समझते हैं। तो जिंक जो होता है वो बेसिकली Zn2+ एक्वस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सॉल्यूशन में आयन के फॉर्मेट में कूद जाता है। जैसा लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि यहां पर हमारा जो जिंक है सॉल्यूशन में कूद जाएगा Zn2+ एक्वस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन कैप्चर करेगा? Cu2+ एक्वस आयंस जो सॉल्यूशन में हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके ये कॉपर सॉलिड के फॉर्मेट में आपके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाएंगे। ठीक है, अब ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखते हैं बेटा? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है बेटा जी। सुनील भाई ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? भाई दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके लिखिए। जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will give Zn2+ aqueous plus Cu solid plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये अगर इधर आएगा तो -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी राजा बेटा, रानी बेटी, क्या हो जाएगी ओवरऑल इक्वेशन? ये हो जाएगी जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ aqueous will gives Zn2+ aqueous प्लस कॉपर सॉलिड। काम ना करता हूं मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को, बात समझ में आ रही है? इजी है जी, 110% इजी है सुनील भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। ये क्या हो गई? ये हो गई ओवरऑल इक्वेशन। ठीक है भैया, समझ में आ गई भैया, समझ में आ गई। चलो, आई लव यू टू बेटा। पर ये आई लव यू मेरे लिए था ना? है किसके लिए था आई लव यू बेटा? अगर मेरे लिए था तो लव यू टू द मून एंड बैक, लव यू टू इंफिनिटी। पर मजे की बात बताऊं, ग्रामेटिकली लव यू टू इज रॉन्ग। क्यों? अब मैं आपको सिखाता हूं लव यू टू गलत क्यों है। इसका मतलब क्या है? आपने मुझे कहा आई लव यू, मैंने कहा लव यू टू, यानी कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, यानी कि इसका मतलब यह है कि मैं औरों को भी प्यार करता हूं। लेकिन अगर मैंने बोला, तुमने बोला आई लव यू, मैंने कहा आई टू लव यू, यानी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, यानी मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। लव यू टू का मतलब है कि तुम्हें भी प्यार करता हूं, इसे भी करता हूं, उसे 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 भी करता हूं। तो आज के बाद आई लव यू का रिप्लाई लव यू टू नहीं, आई टू लव यू। समझ में आया कि नहीं आया? हां, अरे प्यार दिखा रहे हो, प्यार मोहब्बत ग्रामेटिकली सही तो दिखाओ, ग्रामेटिकली प्यार मोहब्बत सही तो हो, है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हां भैया, आप ये देखते हो, अरे बिल्कुल, मैं शादी.com पे था, किसी कन्या से बात करता था, तो मैं देखता था कि ग्रामर कितना अच्छा है। सेपियोसेक्सुअलिटी यही तो होती है, इंटेलिजेंस। तो मैं देखता था कि ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं करी, ग्रामेटिकल मिस्टेक आती, मैं कहता था अरे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है सेंटेंस, लेकिन गलत है। हाँ, ये भी गलत लिख दिया। अच्छा, इंडेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। ओहो, डेफिनेट आर्टिकल लगाने की जगह इंडेफिनेट लगा दिया। हाँ, सुंदर कन्या को इंग्लिश नहीं आती है ना, समझ गए? हाँ, तो फिर हम थोड़ा बात करना कम कर देते थे कि अभी मतलब सेपियोसेक्सुअलिटी वहां हिट कर जाती थी। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आ जाता था। ठीक है, समझ गए नहीं? तो ग्रामर बहुत मैटर करती है दोस्तों।
वैसे देखो अंग्रेजी भाषा में कोई लॉजिक वॉजिक तो है नहीं। ठीक है, हाँ हमारी हिंदी भाषा ओपी है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैंने बहुत बार बताया, देखो इतनी इलॉजिकल भाषा है ये देखो इसको क्या बोलते हो तुम, इसको क्या बोलते हो? टी है, टी, ए हटाओ तो भी टी, ई हटाओ तो भी टी। अच्छा अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ, अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ, अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ। अगर मैंने बोला क्यू यू ई, ये हटाओ तो भी क्यू, 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 तो डायरेक्ट क्यू लिख देते ना। पता नहीं कौन से नशे करके भाषा बनाई थी इन्होंने, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या होता है? पुट, तो ये क्या होना चाहिए? बुट, और ये क्या होना चाहिए? कुट। लेकिन ये बट है, अगर ये बट है तो ये पट और ये कट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये भाषा में कोई लॉजिक नहीं है, समझे कि नहीं समझे? हैं, समझ आया कि नहीं आया? हाँ तो ये देखो, ये सी और ये भी सी। अब आदमी तो कंफ्यूज ही हो जाएगा ना, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है हमारा, होता कि नहीं होता है? होता ही नहीं होता है? तो भाषा में कोई लॉजिक नहीं है भाई इनके, जहां मन किया जो मन किया उधर के साइलेंट कर दो, उधर एच साइलेंट कर दो, इधर से उठाया वर्ड इधर से चोरी किया तो ये कर देना, उधर से चोरी किया तो ये कर देना, इधर से चोरी किया तो ये कर देना, इधर से चोरी किया तो ये कर देना। ऐसे गेम चलता है, समझे कि नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, होमवर्क डाउट करते हैं, है ना? एक मैं बताता हूं तुमको, एक और बताता हूं। देखो ये क्या होता है, अपने दिल से बताओ ये क्या होता है, और ये क्या होता है? ये होता है टंग, तो ये होना चाहिए डंग, ये डेंगी तो ये तंगी। अब समझ ही नहीं आ रहा भैया क्या चल रहा है? समझ ही नहीं आ रहा, ये डेंगी तो ये तंगी, ये टंग तो ये डंग, पर यहां तो अलग अलग चल रहा है। अच्छा अब ये ऐसे लिखते हैं, अब ये बोल रहे हैं एज मां, वाह, मतलब सीधा ये दो वर्ड साइलेंट हो गए, दो वर्ड सीधा साइलेंट, एज मां। हमारे जैसे आदमी बोले अस्थमा, ये कहो ना 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 ना, ना अस्थमा नहीं, बीच में टीएच लगाओ। अरे बावड़े सीधे लिखो ना ASMA, एजमा, ऐसे लिख दो। नहीं, ये बीच में TH लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती, जबरदस्ती लगाओ, एजमा, एजमा, TH लगाओ, एजमा। आदमी एकदम सरल आदमी जाओगे, अस्थमा ना, एजमा। वजन पड़ता है, वजन, वजन कैसे पड़ेगा? इसको हटाना, इससे बोलना, ऐसे बोलना, एजमा। आपको क्या है? आई एम बीइंग ट्रबलाइज्ड बाय, आई एम बीइंग ट्रबलाइज्ड बाय एजमा। सुन के कितना भारी लगता है, आई एम बीइंग ट्रबलाइज्ड बाय एजमा। बावली भाषा कुछ भी नहीं है भैया, चोरी वाली भाषाएं हैं। अभी किस दिन रोस्ट करेंगे तो पूरा रोस्ट कर देंगे। हाँ कुछ भी चल रहा हो यहां पे। आओ बेटा आओ। हाँ वो एम्प्टी फेम्प्टी वो भी होता है ना, उसमें कुछ भी वर्ड साइलेंट करते हैं, कुछ भी साइलेंट करते हैं। ये जो मन कर गया ये साइलेंट करेंगे, नशा करके इसको साइलेंट करेंगे, बस ये हमारा मन कर रहा है। जो मन कर गया वर्ड वो साइलेंट कर दो, वो अपना वर्ड साइलेंट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को करते हैं, आ जाओ। कोई बात नहीं, अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नहीं तो पता चला लोग केमिस्ट्री को रोस्ट कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ये निमोनिया, जबरदस्ती उसमें पी साइलेंट करो, निमोनिया ना, पी निमोनिया, पी लगाना पड़ेगा जबरदस्ती साइलेंट करने के लिए। न्यूमोनिया है तो एन से लिख देते ना, पी लगाओ, पी 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 पी, है ना? अब देखो अभी देखो ये क्या है, बोलो हनी बी, तो हनी बी ऐसे करो ना, बी ई ई, ये जबरदस्ती दो ई लगाओ, हनी बी, दो ई लगाओ। समझ रहे हो? किसी ने बोला नी तो के लगाओ और फिर लगाओ नी, ये के जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, के साइलेंट है, नी, ओके। निमोनिया तो ये ऐसे हो जाएगा, अरे ये तभी तो निमोनिया ना, पी लगाना पड़ेगा, पी लगाना, पी निमोनिया। क्या मतलब है भैया? फालतू का स्ट्रेस लगा रखा हमारे जीवन के अंदर, और फिर इस पे जज करते हैं। भाषा पे जज करना सबसे बेवकूफाना बात।
अब आप कहोगे सर आपने भी तो जज किया। अरे नहीं, हमारा तो क्राइटेरिया ही अलग है। हम विवाह करना चाहते हैं, तो विवाह करना चाहते हैं तो सामने वाला पहले ही कह रहा है कि हम बहुत फ्लुएंट है हर चीज में, खुद से खुद को बता रहा है, तो फिर हम जब जज कर रहे हैं तो फिर बोल रहा है जज क्यों कर रहे हो? सामने वाले ने पहले ही बोला हम आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, लिखो मैसेज। अभी तुमको समझ नहीं आया इससे मेरा क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। सामने वाले ने लिखा, सामने वाले ने बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से बोला आई एम वेरी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ओके फाइन, गलतियां कर रहा है, इसका मतलब आगे चल के जीवन में भी ऐसा ही होगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहे हो सेपियोसेक्सुअलिटी कहां लेके जा रही है? राइट एनालिसिस की तरफ लेके जाती है। चलो कोई बात नहीं, इस पे पढ़ते हैं। यहां पर कॉपर और जिंक की जगह ग्रेफाइट और प्लेटिनम होगा तो क्या होगा सुनील भैया? अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम का होगा तो क्या होगा? अगर कॉपर और जिंक की जगह, कॉपर और जिन यानी कि जिंक की जगह ग्रेफाइट और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा तो क्या वो भी कंज्यूम होते हैं या रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं? अब जब यहां पे हमने इलेक्ट्रोड यूज करी है कॉपर और जिंक की, इसकी जगह अगर हम ग्रेफाइट और प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज करें तो यहां पे क्या होगा? ध्यान से सुनिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ग्रेफाइट जो कि आपके पास एक फॉर्म ऑफ कार्बन है और प्लेटिनम जो आपके पास एक मेटल है। सुनील मैं ग्रेफाइट कहां देख सकता हूं? पेंसिल का जो कोर होता है जिससे तुम लिखते हो, लिखते हो, पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल उसका जो कोर होता है ग्रेइश ब्लैक कलर का जो कोर होता है, ठीक है, ग्रेइश ब्लैक कलर का जो कोर होता है ना मेरे दोस्तों, उसको ग्रेफाइट कहते हैं दोस्तों। तो जो ग्रेफाइट होता है विच इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड प्लेटिनम, ये बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब होता है? तो ग्रेफाइट जो कि फॉर्म ऑफ कार्बन यानी कि नॉन मेटल का फॉर्म है और दूसरा प्लेटिनम, ग्रेफाइट एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो नॉन मेटल है लेकिन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, प्लेटिनम भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसे कि कॉपर और जिंक पे क्या हो रहा था? जिंक गल रहा था और कॉपर मोटा हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था ना, जिंक गल रहा था कॉपर मोटा हो रहा था। तो यहां पे इलेक्ट्रोड जो है वो पार्टिसिपेट करती है रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का यह मतलब है कि ये कहती हैं कि ये डोंट पार्टिसिपेट इन दी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। यानी कि ये इलेक्ट्रोड्स किसी भी प्रकार के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इनका काम क्या है? इनका काम इतना है, हां भाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आजा आजा आजा, एक पाथ प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन को और भेज दिया। खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि ये आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नहीं शो करेगी। डोंट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द केमिकल रिएक्शंस, दैट इज दे डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये क्या करेगी? इनका काम है सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करना ताकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएं जब भी कोई रिएक्टिव मेटल अवेलेबल ना हो। तो जैसे कि अगर यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है? जिंक गल रहा है और कॉपर मोटा हो रहा है, लेकिन अगर यहां पे ग्रेफाइट या प्लेटिनम होता तो वो इलेक्ट्रोड्स का जो थिकनेस है बिल्कुल सेम रहता, ना तो कम होता ना तो ज्यादा होता। मतलब ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड की बात करो, ग्रेफाइट ना मोटा होगा ना ही गलेगा, ना ही प्लेटिनम मोटा होगा ना ही प्लेटिनम गलेगा। वो खुद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट यहां पे जो आयंस होंगे दूसरे वो पार्टिसिपेट करेंगे। इन इलेक्ट्रोड्स का काम सिर्फ इतना होगा, अगर यहां पे कॉपर और प्लेटिनम होता, सॉरी यहां पर अगर ग्रेफाइट और प्लेटिनम होता तो इनका काम सिर्फ इतना होता कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में वो मदद करते हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट या प्लेटिनम, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, लेकिन खुद किसी भी प्रकार की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। दे डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनका काम सिर्फ इतना इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना। तो ये कुछ कॉमन डाउट्स थे सारे बच्चों के, यहां पर मैंने इनको सॉल्व कर दिया है। अगर समझ में आ गया तो एक बार लिख दीजिए आए भैया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बार लिख दीजिए आए भैया, फटाफट से एक बार लिख देंगे कमेंट सेक्शन में आए भैया। प्लीज राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक बार आए भैया लिख देंगे इनटू द कमेंट सेक्शन, फटाफट से सारे के सारे भाई बहन। अरे ये क्या हो रहा है भैया? हमारी आंटी जी का कॉल आ रहा है, एक मिनट मेरे दोस्तों, माफ कीजिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो आंटी जी काम करने आती हैं थोड़ी सी वो एजड है, तो उनको हम एक बार बता दें कि हम क्लास में हैं। माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, क्षमा चाहेंगे। आंटी जी का नंबर कहाँ चला गया भैया? जस्ट गिव मी अ मोमेंट दोस्तों, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
चलो ठीक है, डन है, डन है, डन है, ठीक है दोस्तों, डन है, चलो डन है, हमने उनको मैसेज कर दिया है। ऑलराइट, आए 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 आए। अब देखिए, यहां पर इस कंसेप्ट को समझने में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको बेस्ट पॉसिबल वे में समझाऊं, लेकिन आप लोग इसको इमेजिन करना, इसको थोड़ा सा फील करना, तभी आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मेरी बात को सुनिए फिर से, इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से फील करने की कोशिश करना, तभी आपको यह समझ में आएगा। चलो, अब यहां पर हमारे पास, मैं इस स्लाइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2। तो यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे पहले क्या होता है? पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट। छोटी सी बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात सुनील भैया ने हमको याद करवा दी, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, आप पहले डेफिनेशन समझना, फिर मैं आपको एक्चुअल यहां पे कंसेप्ट का फील दिलाऊंगा। तो यहां पे आप समझना कंसेप्ट क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट आयंस ऑफ द सेम मेटल। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल यानी कि इलेक्ट्रोड, जो मेटल की इलेक्ट्रोड है, और इसी मेटल का जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो उसका वो आयंस के फॉर्मेट में होगा। जैसे अगर जिंक की इलेक्ट्रोड है तो यहां पे ZnSO4 किस फॉर्मेट में होगा? Zn2+ के फॉर्मेट में होगा। तो यहां पे मेटल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट यानी आयंस ऑफ सेम मेटल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करेंगे, और यह वार्तालाप हमेशा इक्विलिब्रियम के अंडर में होगी, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सुनील भैया इतने बड़े बड़े वर्ड्स आपने बोल दिए, इक्विलिब्रियम भी आ गया यहां पर। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में है? सुनील भी आप बोल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी मेटल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेटल का ही आयन है, तो मेटल का आयन और मेटल की इलेक्ट्रोड के बीच में, यानी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम में, उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मेटल की इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है अंडर इक्विलिब्रियम, उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब यह बहुत अच्छी तरीके से कैसे समझ में आएगा? जब मैं एग्जांपल लूंगा। तो यहां पर मैंने एक बीकर लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर मैं ले रहा हूं ZnSO4 ले रहा हूं, जो कि मेटल की इलेक्ट्रोलाइट है, और जो मेटल है वो मेरे पास क्या है? जिंक है। इलेक्ट्रोड जो है मेटल की है वो है जिंक, इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास है ZnSO4। यानी कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इक्विलिब्रियम पे, उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे सरल भाषा में। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है मेरे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया, मुझे वो बताइए। यहां पर क्या होता है? जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सॉल्यूशन में कूद जाता है एज Zn2+, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता जाता है। ठीक है, यानी कि सुनील भैया आपने ये बोला कि जिंक यानी कि जो मेटल की इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सॉल्यूशन में एंटर करता है एज Zn2+ एक्वस, एंड साथ में उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। ठीक है, इतनी छोटी सी बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? धीरे धीरे सॉल्यूशन में Zn2+ के जो आयंस हैं यहां पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ये Zn2+ के आयंस इलेक्ट्रोलाइट में पहले भी थे। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया है और वो सॉल्यूशन में कूदा इसीलिए वो आयंस है, नहीं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पहले भी Zn2+ के आयंस थे। तो अभी क्या होगा? Zn2+ के आयंस धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। अब वो बढ़ते जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा? इस इलेक्ट्रोड के पास में अगर कोई Zn2+ का आयन आ गया तो उसको पता है कि मेटल की इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सॉल्यूशन में नहीं कूदते, यहीं पे बने रहते हैं। तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि मैं क्या करता हूं, यहां पे जो सराउंडिंग में Zn2+ के आयंस आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यहां पे एक उल्टी रिएक्शन चलने लगती है कि Zn2+ aqueous +2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव Zn solid।
एक पॉइंट ऐसा आता है जब यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, यानी कुछ जिंक के मेटल के जो एटम्स है वो यहां पे सोल्यूशन में कूद रहे हैं टू गिव Zn2 प्लस एक्वस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सोल्यूशन में प्रेजेंट जो Zn2 प्लस एक्वस के आयंस हैं वो यहां पर मेटल की इलेक्ट्रोड पे आके इलेक्ट्रॉन्स को खींच के क्या बना रहे हैं, जिंक सॉलिड बना रहे हैं, और दोनों रिएक्शन की जो रेट है वो बराबर है। सुनील भाई यहां पे कौन से आयंस है? अरे भाई यहां पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे ना, Zn2 प्लस के जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो इसको सराउंड कर लेंगे। समझ में आ रही बात? फिर से बताता हूं, ये जिंक की इलेक्ट्रोड है और ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस दोनों है। यहां पे इलेक्ट्रोड पे जिंक है, जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सोल्यूशन में कूद गया एज Zn2 प्लस आयंस, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रह गए। पहले इनिशियली इस रिएक्शन की स्पीड बहुत तेज थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुछ Zn2 प्लस के आयंस जो कि यहां पे सोल्यूशन में बढ़ते जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोड के पास में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे और इलेक्ट्रोड पे जाकर एज जिंक सॉलिड डिपॉजिट हो जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इन दोनों रिएक्शन की जो स्पीड है वो सेम हो जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश तो हो गया है सुनील भैया, बट यहां पर आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन गई है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, यहां पर ये एक लेयर को विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की? तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर है इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द मेटल एज वेल एज द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो मेटल की इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, कब? इक्विलिब्रियम पर, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये कब हो रहा है? एट इक्विलिब्रियम हो रहा है। कब हो रहा है ये? एट इक्विलिब्रियम हो रहा है। पर आपको एक बढ़िया बात मैं अगर बताऊं तो आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, पर रिएक्शन कौन सी डोमिनेटिंग है? डोमिनेंट रिएक्शन यहां पर कौन सी है? अब डोमिनेंट कौन सी होगी? जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर जब दोनों रिएक्शंस के रेट बराबर हो तो उसमें तब भी ऐसा होता है कि एक रिएक्शन ज्यादा हो रही होती है, यानी कि वो फेवर्ड होती है, मोर फेवर्ड रिएक्शन होती है एज कंपेयर टू दी अनदर। 11th में हमने पढ़ा है। तो इसमें से जो डोमिनेंट रिएक्शन है यानी कि मोर फेवर्ड रिएक्शन, दोनों की दोनों तो सेम नहीं होगी ना। मोर फेवर्ड रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ा होगा अगर आपने। मोर फेवर्ड रिएक्शन इनमें से कौन सी है? मोर फेवर्ड रिएक्शन कौन सी है अगर आप समझेंगे तो वो है Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज मोर फेवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम अटेंड है, लेकिन जो ज्यादा फेवर्ड रिएक्शन है वो ये है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस या जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द रीजन व्हाई दिस पोटेंशियल इज बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? हम इस पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कि यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में जनरेट हो रहा है? मेटल की इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जनरेट हो रहा है। यहां पर इक्विलिब्रियम पे ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन स्टिल अगर हम मेटल की रिएक्शन की बात करें तो ज्यादा डोमिनेंट कौन सी? ये वाली डोमिनेंट है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नॉट। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कौन सी रिएक्शन है? दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस हो रही है, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट या ज्यादा फेवर्ड कौन सी रिएक्शन है? ये वाली, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसी वजह से ये जो पोटेंशियल यहां पे कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। छोटी सी बात, सरल सी बात, कामना करता हूं समझ में आ गया होगा। सुनील भैया यानी कि यहां पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, बिल्कुल। और सोचो अगर तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दो तो मान लो मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दूं, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा।
इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, ली चैटिलियर महाराज का प्रिंसिपल कक्षा 11वीं वाला आ जाएगा और कहेगा कि भैया तुमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, मैं वापस उसको सेम जगह पे लाने की यानी कि वापस इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा तो क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही तो होता है, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या कर देते हैं, कॉपर को दे देते हैं, यानी एक तरीके से हम यहां पे इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होने लगती है, जिंक गलने लगता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं कंज्यूम ना हो तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया भैया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आए भैया लिख दीजिए कि इतनी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट सुनील भी हमें नहीं थी, अब हमें मिल रही है। जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। जल्दी बताइए भाई, ये लैग हो रहा है क्या? ठीक है सुनील भैया, अब बहुत सारे बच्चों का पहले तो ये डाउट होता है कि यहां पे डबल लेयर का मतलब क्या है। मेरे भाई थोड़ा इमेजिन करना, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, मान लो ऐसी सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चारों तरफ तुम मानो कि नेगेटिव चार्ज है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डले हुए हैं, तो चारों तरफ इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और ये क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में पड़ी हुई है तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में कौन से आयंस आ जाएंगे, Zn2+ के आयंस आ जाएंगे, इसीलिए हम बोलते हैं डबल लेयर। आप समझो, ये यहां पर जो आपके पास पेन है, ये आपके पास जिंक की इलेक्ट्रोड है, इसके सरफेस पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अट्रैक्ट होकर Zn2+ के आयंस चारों तरफ आ जाएंगे। तो Zn2+ के आयंस मान लो यहां है और इलेक्ट्रॉन यहां है, तो ये एक तरीके से डबल लेयर क्रिएट हो जाती है। समझ पाए, ये मेटल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और Zn2+ अट्रैक्ट होकर चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो यहां पे एक डबल लेयर, इसको बोलते हैं कि डबल लेयर क्रिएट हो गई है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डबल लेयर क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज आ गया है चारों तरफ Zn2+ के आयंस, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डबल लेयर। ठीक है, इसका अगर क्रॉस व्यू आपको बना के दिखाऊं तो क्रॉस व्यू कुछ ऐसा दिखता है कि मान लीजिए ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये वाला, और ये आप मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहां पर हमारे पास ये Zn2+ के आयंस आ जाते हैं। तो बच्चा बोलता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल लेयर, तो ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गए ना, तो इनके बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। समझा पाया, ईमानदारी से बताओ, ये समझा पाया तुमको, ये वाली बात तुमको अच्छी तरीके से समझा पाया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जिंक की इलेक्ट्रोड का ऐसा ये वाला व्यू वाला क्रॉस सेक्शनल व्यू है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे Zn2+ के आयंस होंगे, इस तरीके से ये डबल लेयर बन जाती है, ये क्लियर, डन है। ऑलराइट, अब अगर हमारे पास मेटल हो जिसकी टेंडेंसी हो रिड्यूस होने की, तो यहां पर जिस पोटेंशियल की हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल की हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, डन है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये जो रॉड है वो कॉपर की है और यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट का है, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कौन से आयंस होंगे, Cu2+ के आयंस होंगे, और साथ ही साथ SO4 2- के आयंस भी हमारे पास सॉल्यूशन में होंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर उल्टा गेम चल रहा है, यहां पर जिंक बोल रहा था कि मैं इलेक्ट्रॉन देके सॉल्यूशन में Zn2+ आयंस की तरह कूद जाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स को दान करूंगा, तो यह रिएक्शन ज्यादा डोमिनेंट है, इसीलिए हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ज्यादा डोमिनेंट है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन कुछ केसेस में मेटल की टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर अब ये यहां से कूद के जाएगा, ये हमारे पास मेटल है कॉपर का, हमें पता है कॉपर एक मेटल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये Cu2+ आयन सॉल्यूशन से कूद के इसके ऊपर जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। तो यहां पर क्या होगा
कि Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कॉपर सॉलिड। अब क्योंकि यहां पे सोल्यूशन के Cu2 प्लस आयंस यहां पर गए हैं मेटल की इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से यहां पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया है। ठीक है, और सराउंडिंग में, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्जेस चले गए हैं, तो सराउंडिंग में रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज क्या हो गया है? बढ़ गया है। जी सुनील भैया, रिलेटिवली एक नेगेटिव चार्ज क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन अभी यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं आया है, तो सॉल्यूशन से Cu2 प्लस आयंस कूद के गए यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया, डिपॉजिट एज Cu। अब मेटल बोलेगा कि भाई मैं मेटल हूं, मैं जिंदा हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी करूंगा, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सॉल्यूशन में कूदेगा एज Cu2 प्लस। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स को इसने लूज कर दिया यहां पे। पर अगेन यहां पर एक रिएक्शन डोमिनेंट होगी। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तब भी एक रिएक्शन यहां पे डोमिनेंट रिएक्शन होगी। डोमिनेंट रिएक्शन यानी कि मोर फेवर्ड रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सुनील भैया हमें डोमिनेंट या मोर फेवर्ड रिएक्शन थोड़ा समझाओ। मैं एक छोटी सी बात समझाऊं, तुम्हें गारंटी से मेरी बात समझ में आ जाएगी। मान लो एक एस्केलेटर है, ठीक है, वो एस्केलेटर जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। समझना, मैं डोमिनेंट डायरेक्शन समझा रहा हूं। मान लो एक एस्केलेटर है, ये एक एस्केलेटर है, एस्केलेटर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एस्केलेटर क्या कर रहा है? नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम यहां से जिस स्पीड से नीचे जा रहा है उस स्पीड से तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो। मेरी बात को सुनना, जिस स्पीड से एस्केलेटर नीचे जा रहा है उसी स्पीड से तुम ऊपर जा रहे हो। क्या तुम्हारी पोजीशन चेंज होगी? नहीं सुनील भैया। पर स्टिल ज्यादा फेवर्ड रिएक्शन कौन सी है? नीचे वाली। एस्केलेटर तो नीचे ही जा रहा है ना, एस्केलेटर की डायरेक्शन तो नीचे ही है। एस्केलेटर जिस स्पीड से नीचे जा रहा है तुम उस स्पीड से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम रुके हुए वहीं पे, क्योंकि यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है। लेकिन मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तुम स्टॉप हो जाओ, तो नीचे ले जाएगा तुमको। ये इक्विलिब्रियम में मोर फेवर्ड रिएक्शन के साथ होता है। तो यहां पे मोर फेवर्ड रिएक्शन कौन सी है? वो रिएक्शन है ये वाली, तो यहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। पर स्टिल एक मोर फेवर्ड रिएक्शन जो है वो ये है। तो इसीलिए यहां पर हम बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, और यहां पे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में। क्या आपको मेरी छोटी सी बात यहां पर समझ में आ रही है? क्या आपको एक छोटी सी बात यहां पे समझ में आ रही है? क्या आपको एक छोटी सी बात यहां पे समझ में आ रही है? जी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही सुनील भैया, ये वाली बात हमको अच्छी तरीके से यहां पे समझ में आ रही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एक डाउट और होता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। सुनना मेरी बात को, क्लियरली सुनना। बच्चों को लगता है कि यहां पर जो भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यहां पर पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इस केस में नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ Zn2+। तो ये तो ठीक है कि मेटल और मेटल के आयन के बीच का आप निकाल रहे हो। यहां पे बच्चे थोड़ा सा गलती कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज में बोल देते हैं सल्फेट, और पॉजिटिव चार्ज उनको पता ही नहीं कि कौन है, तो बोल देते हैं कि भैया Cu2+ होगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो बेसिकली SO4 2- हो जाएगा। इनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा किसके बीच में? जब ये कॉपर मेटल यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सॉल्यूशन में Cu2+ जाएगा, तो अगेन कॉपर और Cu2+ के बीच में ही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है। मैं एक बार लिख देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कभी भी आप गलती ना कर दें, इसके लिए इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर करके बता देता हूं। गलती कर सकते हैं आप, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कर देता हूं। देखिए, पहले वाले केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बीच में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जिंक एंड Zn+2, जिंक एंड
Zn2+। सेकेंड वाले केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Cu2+ एंड Cu। समझ में आया? हमेशा याद रखना कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक पर्टिकुलर रिडॉक्स कपल के ऊपर ही लिया जाता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों रिडॉक्स कपल है। समझ में आ गई मेरी बात? ये दोनों क्या है? रिडॉक्स कपल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रिडॉक्स कपल के बीच में देखा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के रिडॉक्स कपल्स हैं। तो बात याद रहेगी, रिडॉक्स कपल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाता है मेरे दोस्तों। पता चला यहां जाके लिख रही हो Cu2+ और SO4 2- नहीं, ये वाली रिएक्शन ज्यादा डोमिनेंट है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी निकलेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, क्लियर है बात? छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां कर देते हैं। अब एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई है। वी कांट सी एनी विजिबल चेंज इन द इलेक्ट्रोड और द इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम अटेन्ड। यानी जब मैंने जिंक को जिंक सल्फेट में डाल के ऑब्जर्व किया या कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाल के ऑब्जर्व किया, तो मुझे कोई चेंज यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई विजिबल चेंज नहीं दिखेगा। क्या मैं ये चीज सही सोच रहा हूं? क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए मुझे, बताइए। छोटी छोटी बातें दोस्तों, लोग इस पे समय नहीं देते। मैं आपको समय दे रहा हूं बिकॉज मैं चाहता हूं आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, है ना? आपको लग सकता है सुनील भी आप ज्यादा पढ़ा रहे हैं, भाई कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तुम्हें अभी विश्वास हो जाएगा कि हाँ इस आदमी ने हमारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इतना गंदा चैप्टर है कि ये समझ में नहीं आता। छोटी छोटी हर एक बात बता रहा हूं तुम्हें। जल्दी बताइए। वी कांट सी एनी विजिबल चेंज इन द इलेक्ट्रोड और द इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम अटेन्ड। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? क्या लगता है? यस, यू कैनॉट सी एनी विजिबल चेंज। एनडी, हर्षल, स्वाधीन, बबली, ध्रुव, राजसी, आशीष, गौरव, डेकेडेट, यथार्थ एंड आईएएस ऋषभ। ध्यान से समझिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इसीलिए आपको कोई विजिबल चेंज नहीं दिखाई देता। ठीक है ना? यस, यहां पर आपको इसीलिए कोई भी विजिबल चेंज दिखाई नहीं देता क्योंकि यहां पे एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। पर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे, वहां पे आपको एक विजिबल चेंज दिखाई देगा। जैसे मान लो इन दोनों को मैं तार से कनेक्ट कर दूं, तो अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रेवल करके कहां चले जाएंगे? कॉपर पे चले जाएंगे। यानी आपने ये जो इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस है ना, इसको डिस्टर्ब कर दिया। तो ली चैटलियर महाराज कहते हैं कि भैया डिस्टर्ब क्यों हुआ? बोले यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा। यानी कि जिंक बार बार इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में Zn2+ की तरह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कॉपर के पास जाएंगे। हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया है, इसी वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। अब आइए एक और टर्म को समझते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, उससे पहले अब मतलब उसके बाद अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां पर एक टर्म लग चुका है स्टैंडर्ड, तो यहां पर स्टैंडर्ड से रिलेटेड सारी चीजें मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग E0 से। E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से। अब ये एक्चुअल में क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात कर रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड वर्ड लगा देते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब, ध्यान से समझिए, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड दैट इज मेटल एंड द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज द आयंस ऑफ सेम मेटल। यानी अगेन ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है, हां, पर यहां तक तो सही है, दिस इज मेजर्ड अंडर इक्विलिब्रियम, ये तो ठीक है, पर ये सारी चीजें जब हो रही होंगी तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होंगी। स्टैंडर्ड कंडीशंस 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 atm प्रेशर। 1 मोलर कंसंट्रेशन किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। आपको मेरी बात समझ में आई?
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सिर्फ इतना डिफरेंस है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एज वेल एज द इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम, और यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता है कि सेम चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। मेटल की इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्विलिब्रियम पे वही है, लेकिन यहां पे कंडीशंस क्या है कि टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है आपके इलेक्ट्रोलाइट का और 1 एटीएम प्रेशर है। सिंपल, ये तीन चीजें इस पे डिफाइन कर दी तो स्टैंडर्ड वर्ड जोड़ दिया। अब मान लीजिए कोई मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है, कोई मेटल है जिसकी रिडक्शन की टेंडेंसी है, कोई मेटल है ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी रखता है जैसे जिंक, कोई मेटल है जिसकी रिडक्शन की टेंडेंसी है, तो उनको यहां पे इन्होंने बता रखा है कि मेटल एम था, इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए, Mn प्लस बनाया, ये Mn प्लस था, इसने n इलेक्ट्रॉन गेन किए और मेटल M बना दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहां पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो तो मैं लिखूंगा E नॉट, ये M से Mn प्लस बना ना, तो M से Mn प्लस। दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मेरी बात समझ में आ गई क्या? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे दिखाएंगे, E नॉट लगाया, M से Mn प्लस बना, तो M स्लैश Mn प्लस, दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको दिखाना है, आप लगाएंगे E नॉट, यहां नीचे Mn प्लस से M बना, तो Mn प्लस, कुछ लोग इसको ऐसे स्ट्रेट लेके भी दिखाते थे, बोथ आर राइट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला E नॉट, अगर मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है और या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो वो क्या होगा, कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एज वेल एज द इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन है टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 1 मोलर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की और प्रेशर 1 एटीएम है। अगर कोई मेटल ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है, तो वो कुछ इस तरीके से शो करेगा, और रिडक्शन टेंडेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, n इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके बनाया Mn प्लस, और Mn प्लस ने n इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बनाया M। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट M टू Mn प्लस, यानी कि M से Mn प्लस पे आया और E नॉट Mn प्लस टू M आया, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत इजी है सुनील भैया, ये भी बहुत इजी है सुनील भैया, ठीक है, ऑल राइट, इतनी बात क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आती है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज आएगी दैट इज माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि एक मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपके पास कुछ x है, तो माइनस x क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जस्ट आपको माइनस लगाना है उस चीज पे, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू x है, तो माइनस x क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। पॉइंटर नंबर 1, पॉइंटर नंबर 2, पॉइंटर नंबर 3, पॉइंटर नंबर 4। आईयूपीएससी के रीसेंट कन्वेंशन के हिसाब से अब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की तरह डील करते हैं। अगर हमें किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम सीधे सीधे उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करेंगे, रेदर देन टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आगे से अगर मैं बोल रहा हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उनका मतलब सेम होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आगे चलकर अगर मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही बात मैं कर रहा हूं, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए, एक सवाल आपसे पूछता हूं, कैन वी मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी हाफ सेल का मेजर करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक हाफ सेल हो गया ना, ये एक हाफ सेल हो गया, सिर्फ इसका अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, सिर्फ इसका, ये अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ इसका, क्या मेजर कर पाओगे? सोच के देखो, क्या मेजर कर पाओगे? क्या मेजर कर पाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, ए भाई मेरे में बहुत ताकत है, मेरे में बहुत ताकत है, मेरे में बहुत ताकत है, कैसे मेजर करोगे? बताओ 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 बताओ, बताओ। कैन वी मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल? हाफ सेल यानी कि अगर जिंक को जिंक सल्फेट में डाला और उसको मेजर करने की बात करी हमने, कर लोगे? कर लोगे? अच्छा, सोच के देखो, तुम्हें रिलेटिव मेजरमेंट करना पड़ेगा, नहीं कर पाओगे। सोचो कैसे कर लोगे भाई, कैसे कर लोगे? तुम्हें इस चीज को किसी के रिस्पेक्ट में ही तो मेजर करना पड़ेगा। तुमको मैंने बोला एक हाफ सेल का मेजर करना है अकेले का, तुम एक हाफ सेल का अकेले का मेजर कर लोगे? कैन वी मेजर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल? इकलौते एक हाफ सेल का मेजर कर लोगे तुम? सोच के देखो। अरे सिर्फ एक हाफ सेल का कैसे मेजर करोगे यार? तुमको मैंने जिंक को जिंक सल्फेट के अंदर डाला, मैंने कहा भैया इसका पोटेंशियल मेजर करो, कैसे मेजर करोगे? इक्विलिब्रियम पे कैसे मेजर करोगे भाई? कोई रिलेटिविस्टिक पैरामीटर तो होना चाहिए ना किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करने का, कैसे मेजर करोगे? समझाता हूं अभी। कैन वी मेजर? तो नो 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 नो, आपको कंफ्यूजन अगर आप बोल रहे हैं यस नो। हर्षित, अतुल, सैयद, अरहान, मिताली, निखिल, परवेश, रचना, अरसलन, यथार्थ, आईएएस, ऋषभ। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसका आंसर क्लियर कट है नो। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनिए। नो, we can only measure the difference between the potential of two half cells and not the standard electrode potential of a half cell. सिंपल क्या है, आप इस हाफ सेल को जब दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करेंगे तब आप इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल मेजर नहीं हो सकता, आप समझिए। अगर आपको किसी ने बोला है कि आप एक पर्टिकुलर सेल है आपके पास जिंक और जिंक सल्फेट उसमें डला हुआ है और आप इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लोगे, तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं सिर्फ दिन भर ऐसे बोलता रहता हूं और मेरे में बहुत ताकत है, मेरे में बहुत ताकत है, मेरे में बहुत ताकत है, तुम कैसे मेजर करोगे? तुम मान लोगे मेरे में ताकत है? ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं मैं जिंक हूं और मेरे में बहुत ताकत है, मेरे में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है मेरे में, कैसे मेजर करोगे? मेरी लड़ाई कराओगे ना किसी से। मान लो मैं हूं जिंक, मैं जिंक सल्फेट में रहता हूं और मैं दिन भर चिल्ला रहा हूं मेरे में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है मेरे अंदर, लड़ाई करके दिखाओ मेरे से, बहुत ताकत है मेरे में। तो क्या करोगे तुम बोलोगे ना रे बावड़े की लड़ाई करा के दिखाओ तो माने इसमें कितना दम है। तो लड़ाई कराओगे तो पता लगेगा ना मेरे में कितना दम है, या ऐसे मैंने बोल दिया तुमने मान लिया। तो हमेशा रिलेटिवली किसी चीज को मेजर किया जाता है। यहां पे अगर आप मेजर करोगे तो नाउ यू कैन ओनली मेजर द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। अगर मैं इसके कंपैरिजन में एक और हाफ सेल लगा देता हूं, अब इसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा। जैसे मान लो एक मैं हूं और एक और मान लो कॉपर है, कॉपर भी कह रहा है मेरे में बहुत ताकत है, मैं कह रहा हूं मेरे में ताकत है, कॉपर कह रहा है मेरे में भी ताकत है। कैसे? एक कॉमन बंदा ले आओगे तुम, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल। अब हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं, या तो मैंने इसके घुसे की मारी या तो ये मेरे घुसे की मारेगा और दांत निकाल देगा। सेम कॉपर के केस में भी ऐसे होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? वी कैन ओनली मेजर द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स एंड नॉट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल। तो ना तो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो, ना ही आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो। आप दो हाफ सेल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हो, यह बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब यहां पर मैं हूं जिंक, मैं कह रहा हूं मेरे में ताकत है, मेरे में ताकत है, मेरे में ताकत है। तो आपने कहा चलो हम एक फाइटर लेके आते हैं, उसका नाम है हाइड्रोजन। तो जिंक, तुम्हारी लड़ाई हाइड्रोजन से होगी और तुमको यह साबित करना है कि किसमें ज्यादा ताकत है। फिर कॉपर की लड़ाई भी हम हाइड्रोजन से कराएंगे और देखेंगे किसमें ज्यादा ताकत है। डन है, चलो चालू करते हैं। तो अब मेरे को अगर मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, भाई ये साबित करना है कि जिंक में ज्यादा ताकत है, कॉपर में ज्यादा ताकत है, तो इसके लिए हम हाइड्रोजन को लेके आ गए। ठीक है, तो यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोड लेके आए, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जब भी वर्ड स्टैंडर्ड आ जाए, ये है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आज के बाद जब भी तुम बोलो ही या शी, तो शी से तो आना चाहिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस शी। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर 1 atm होगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी।
सिंपल। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर होता क्या है, अगेन वही बात है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, हाइड्रोजन गैस जो यहां पर होगी दैट इज एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन 1 मोलर होगी। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रोलाइट जो हम ले रहे हैं, हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, या तो हम H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, कोई भी ऐसा एसिड लेंगे जो कि H+ आयंस को डोनेट करता हो। तो 1 मोलर H+ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट तो वही होगा ना जो उसके आयंस को दे रहा हो, कटायंस को दे रहा हो, जैसे CuSO4 Cu2+ दे रहा था, ZnSO4 Zn2+ दे रहा था। तो यहां पे हमने एसिड ले लिया, HCl ले लिया, H+ आयंस दे रहा है, तो 1 मोलर H+ आयंस यानी कि HCl ले लिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट में। हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर पे लेकर आ रहा हूं, टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, सारी की सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस है। पर सुनील भैया हाइड्रोजन जो यहां पर है, हाइड्रोजन तो गैस के फॉर्मेट में है, तो इसीलिए फिर हम वो इलेक्ट्रोड लेंगे जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोड जो कि एक इनर्ट सरफेस है, यानी यहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्लैटिनम, वो सिर्फ एक जगह प्रोवाइड करेगा जहां पर कि हमारी ये जो हाइड्रोजन गैस यहां पर अंदर आ रही है, ये जो हाइड्रोजन गैस अंदर आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सके। जैसे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइट लिया था जिंक सल्फेट और उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डाला था। यहां पर हमने क्या किया है, 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 ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया है। और प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और इसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारा यहां पे इलेक्ट्रोड कंप्लीट हुआ है, ये तो हमारा इलेक्ट्रोड कंप्लीट हुआ कि प्लैटिनम का इनर्ट सरफेस है और उस पर हाइड्रोजन गैस को हम प्रेशर से 1 atm प्रेशर पे बबल करवा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रोलाइट कैसे कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रोलाइट हमने यहां पे लिया है 1 मोलर H+ लिया है, और 1 मोलर H+ किसके माध्यम से आ रहा है, एसिड के माध्यम से आ रहा है। इलेक्ट्रोड जैसे वहां पर हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड था, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट था, यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है 1 मोलर HCl यानी कि जिससे H+ आयंस आएंगे वो है, और यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ रही है 1 atm प्रेशर पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे। ये हमारा इलेक्ट्रोड वाला पार्ट कंप्लीट कर रहा है, क्लियर जी। तो यहां पर भी जैसे फॉर एग्जांपल जिंक के केस में इक्विलिब्रियम था, कॉपर के केस में इक्विलिब्रियम था, हाइड्रोजन के केस में भी इक्विलिब्रियम होगा जो इस प्रकार दिखेगा कि हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके H+ आयंस बनाएगी। सिमिलरली सॉल्यूशन में प्रेजेंट H+ आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा। यहां पर भी जाहिर सी बात है कि यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इक्विलिब्रियम पर हम देखेंगे, मेजर्ड एट इक्विलिब्रियम। सुनील भाई यहां पर भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं क्या, हाँ यहां पर भी तो इक्विलिब्रियम की बात करी थी हमने। तो इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाए यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम पर होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे थे। लेकिन इसी चीज को अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे देखें, टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन 1 मोलर, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे देखें और हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर वो कुछ इस प्रकार दिखता है। क्लियर है बात, छोटी सी बात थी, कामना करता हूं क्लियर है। तो एक बात बच्चे बोलते हैं कि सुनील भी हमारी किताब में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो 0 है। अरे मेरे भाई उसको 0 जानबूझ के दिया है, वो एक्चुअल में 0 नहीं है, वो 0 इसीलिए दिया हुआ है, 0 इसीलिए दिया हुआ है ताकि हम इसके रिस्पेक्ट में बाकी की वैल्यूज को मेजर कर सके कि 0 से कितनी ज्यादा है या 0 से कितनी कम है, उसको जानबूझ के 0 असाइन किया गया है। तो याद रखिएगा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसीडर्ड टू बी 0 वोल्ट। इसको 0 वोल्ट माना गया है पोटेंशियल डिफरेंस को, बिकॉज इट इज यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर मेटल्स। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि हाइड्रोजन के केस में क्या यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा? नहीं होगा, पर हमने इसको माना है ताकि इसके रिस्पेक्ट में बाकी हम जो मेटल्स हैं उसकी वैल्यू को मेजर कर सकें। तो मान लो हाइड्रोजन आ रहा था मेरे से लड़ने के लिए, तुमने कहा कि सुनील भैया की ताकत को हमको देखना है,
कॉपर की ताकत को हमको देखना है, तो हाइड्रोजन को हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब देखते हैं कि जिंक में ज्यादा ताकत है या कॉपर में ज्यादा ताकत है। तुमने इसको एक वैल्यू दे दी 0। 0 से या तो सुनील भैया ज्यादा होंगे या कम होंगे, 0 से या तो कॉपर ज्यादा होगा या तो कम होगा। इस बेसिस पे तुम्हें हमारी ताकत के बारे में अंदाजा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाइड्रोजन को 0 वोल्ट असाइन कर दिया, मैं इससे लड़ूंगा, या तो मेरी वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी या 0 से कम आएगी। कॉपर लड़ेगा या तो कॉपर की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी या 0 से कम आएगी। इस बेसिस पे तुम क्या बता दोगे कि जिंक ज्यादा ताकतवर है या कॉपर ज्यादा ताकतवर है? क्लियर है जी? सुनील भैया, सुनील भैया हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकलेगा? हां। अब देखो, एक हाफ सेल में हम जिंक और जिंक सल्फेट डाल देते हैं, दूसरे हाफ सेल में हाइड्रोजन गैस विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा केस। ध्यान से देखो, ये देखो, तो ये रहा हमारा कुछ सेटअप। टेम्परेचर अगेन हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर हमारे पास 1 एटीएम है। यहां पे जो हमने इस हाफ सेल में जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और यहां पे इस हाफ सेल में जो हमने हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है जैसे कि HCl, उसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है। पहले बेसिक बातें समझे। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटीएम है। यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज करी है जैसे फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन है, और यहां पर हमने हाइड्रोजन के लिए जो H+ आयंस के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जैसे HCl यूज किया है उसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर ली है। स्टैंडर्ड कंडीशन सॉर्टेड है जी। अब एक हाफ सेल हमने यहां पर बना दिया है, यहां पर हमारे पास है जिंक की इलेक्ट्रोड इन दी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास क्या है, याद कीजिए सुनील भैया, यहां पर हमारे पास प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, और हम यहां से हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर 1 एटीएम प्रेशर पे बबल अप करवाते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा कंप्लीट होता है। ये इलेक्ट्रोड कब कंप्लीट होता है? यहां पे जिंक की स्ट्रिप को जिंक सल्फेट में डाला है, तो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक हमारा इलेक्ट्रोड है। यहां पर HCl या H2SO4 हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और इलेक्ट्रोड हमारा किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस एट 1 एटीएम एज वेल एज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इससे हमारा ये इलेक्ट्रोड कंप्लीट होता है। यहां पे जिंक होगा, इलेक्ट्रोड कंप्लीट होगा, यहां पे जिंक सल्फेट है, यहां पे HCl है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, जिंक आया, जिंक आया, हाइड्रोजन आया। वैसे तो मेरे केस में मैंने कभी लड़ाई हारी नहीं है, पर मान लो मैं जिंक हूं, मैं मुक्का मारूंगा तेरे को। तुमने कहा सुनील भैया की ताकत का एनालाइज करना है, हाइड्रोजन को 0 वोल्ट दे दिया, सुनील भैया आ गए, आजा बेटा आजा, मेरे से लड़ाई करेगा। मैंने मारा मुक्का, वो हट गया, उसने मारा मुक्का, मेरे 2 दांत नीचे गिर गए। समझ लो, मैंने मारा मुक्का, ढिसक्या, वो हट गया, उसने मेरा मुक्के की मारी, ढिसक्या, 2 दांत बाहर आ गए, मेरे 2 दांत बाहर आ गए। तुमने कहा हो रहा सुनील भैया के 2 दांत बाहर निकाल दिए इसने, तो जिंक के 2 दांत बाहर निकल गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, इधर आ गए। हाइड्रोजन और मेरी लड़ाई हो रही है, मैंने मारा मुक्का, वो हट गया, उसने मारा मुक्का, ढिसक्या, दांत 2 बाहर आ गए। यानी हाइड्रोजन और यहां पे अगर जिंक की लड़ाई हो रही है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ? जिंक बोल रहा है मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन दे दो 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 दे दो। तो जिंक ने क्या किया बेटा? जिंक ने बोला, यानी सुनील भैया ने बोला, लड़ाई हुई, मेरे 2 दांत निकाल के ले जा। तो ये तो हो गया एनोड, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एनोड की तरह। यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। जिंक ने क्या किया होगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन का बिल्टअप हो गया है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का बिल्टअप हो गया यहां पे। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, वायर के अंदर से फ्लो करते हुए इधर जाएंगे, तो रिलेटिवली एक नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे डेवलप हो चुका है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एनोड कहेंगे। दिस इज बिहेविंग एज एन एनोड, क्योंकि यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके यहां जाएंगे। अब यहां पर एक ने लूज किया है, तो रिलेटिवली दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा।
तो यहां पे हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो H प्लस आयन है सोल्यूशन में, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे, कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो ये बिहेव करेगा एज कैथोड। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर आपने मेरी लड़ाई हाइड्रोजन से कराई, मैंने मुक्का मारा, वो बच गया, उसने मुक्का मारा, मेरे 2 दांत बाहर आ गए, तो यहां पर उसने मेरे 2 दांत बाहर निकाल दिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स वो लेकर चला गया। तो एक छोटी सी बात अगर आप यहां समझ पा रहे हैं, तो जिंक यहां पर जो हमारे पास, अगर हम बात कर रहे हैं जिंक की, ठीक है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, आप मुझे बताइए। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या है, कम है ना। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना। तो जिंक हैज लोअर, या हम बोल सकते हैं Zn2 प्लस आयंस हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। Zn2 प्लस आयंस हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन H प्लस आयंस। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, क्या ये बात सही है कि नहीं है। यहां पर जो Zn2 प्लस आयंस थे हमारे पास सोल्यूशन के अंदर, उन Zn2 प्लस आयंस का जो रिडक्शन पोटेंशियल था, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो Zn2 प्लस आयंस यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन H प्लस आयंस यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 कैटायंस थे, Zn2 प्लस भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते थे, H प्लस भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किया, H प्लस ने किया। तो आप बोलेंगे Zn2 प्लस जो है इसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा H प्लस आयंस के कंपैरिजन में, यानी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन Zn2 प्लस आयंस की कम होगी और यहां पे H प्लस आयंस की ज्यादा होगी। तो H प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो H प्लस आयंस अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा होगा, जिंक लूज कर रहा होगा। तो जिंक की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, यहां पे Zn2 प्लस आयंस और यहां पे H प्लस आयंस है, दोनों में से कोई एक यहां पे लूज करेगा और एक यहां पे गेन करेगा। तो Zn2 प्लस यहां पे गेन करेगा या H प्लस यहां पे गेन करेगा। तो यहां पर होता क्या है कि H प्लस गेन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं। इसका मतलब जिंक यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होगा, जिंक ने लूज किया तभी तो H प्लस ने यहां पे गेन किया। तो हम ये बोलेंगे कि Zn2 प्लस हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन H प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है Zn2 प्लस आयंस की, वो कम है H प्लस आयंस के कंपैरिजन में। यानी H प्लस आयंस यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो जिंक यहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो यहां पे H प्लस आयंस जो है दिस विल गेट रिड्यूस्ड, वो यहां पे जाके रिड्यूस होंगे, जिंक यहां पे ऑक्सीडाइज होगा। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जिसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं हम लोग, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हमने यहां पर क्या किया, इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर किया। तो हम एक्चुअली में हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। वी एक्चुअली मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। समझ में आ रहा है, इस इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको मेजर नहीं कर सकते हम, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, कितनी गहरी बात कह रहा हूं। इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में देखोगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते आप इस हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करोगे, तब जाके आप इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करोगे दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर एक्चुअली में इसको मेजर कर पाते हो। तो एक्चुअली में आप दो सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाते हो। ठीक है, तो यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली में इन दोनों के बीच का जो हमने डिफरेंस यहां पे मेजर किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा,
मैंने अभी बताया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं हम लोग, ये देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम यहां पे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट कम्स आउट टू बी -0.76 वोल्ट। कितनी आती है, -0.76 वोल्ट आती है। ये -0.76 वोल्ट क्यों आती है, क्योंकि यहां पे Zn2+ से Zn बनने की जो टेंडेंसी है वो माइनस में क्यों जा रही है, क्योंकि यहां पर हमने हाइड्रोजन को कितनी वैल्यू असाइन करी थी, 0 असाइन करी थी। छोटी सी बात सुनो और समझो, यहां पे इस वैल्यू को 0 असाइन किया था, तो इससे भी कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, तो इसीलिए Zn2+ से Zn बनने की टेंडेंसी नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि हमने H+ टू H2 की जो टेंडेंसी है उसकी 0 वोल्ट असाइन किया है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी अगर मैं बोलता हूं E0 फ्रॉम H+ टू H2 दैट इज 0 वोल्ट, अगर ये 0 है तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाता है, इसको हमने 0 असाइन किया है, इससे भी कम टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो नेगेटिव आएगी ना, उससे भी कम है, 0 से कम है, तो -0.76 माइनस साइन इसीलिए आता है। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको समझ में आएगी नहीं आई, ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट था, समझ में आई? अरे मैं आपको बात समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा, पहले मेरे को इतना बताओ, ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? छोटी सी बात बताओ, ये डीप कंसेप्ट से समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किताब में नहीं दे रखा, ये मैं समझा रहा हूं अलग से, किताब में नहीं दे रखा, ये मैं बता रहा हूं आपको अलग से। आपको छोटा सा एक रिकैप भी दे देता हूं। अगर मैंने आपको बोला कि ये हाफ सेल अकेला पड़ा हुआ है, ये हाफ सेल यहां अकेला पड़ा हुआ है, तो क्या आप यहां वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको मेजर कर सकते हो? तो आंसर इसका नहीं। एक बार फिर बताता हूं, देखो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैंने आपको बोला कि आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हो, तो रीजन है इसका नहीं, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या मेजर कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको मेजर कर सकते हैं यहां पे, इसको, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ वोल्टमीटर। ठीक है, अब सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बार पूरा रिकैप देता हूं यहां पे। ठीक है, पूरा रिकैप देता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमने क्या करी, अगर हमारे पास यहां पर मेटल की इलेक्ट्रोड है और उसी मेटल का अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस मेटल की इलेक्ट्रोड और मेटल की इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, यहां पर ये जो चार्जेस आ गए ना, इन चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब ये जो चार्जेस आ रहे हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ रहा है? ये मेटल और मेटल की इलेक्ट्रोड के बीच में ही तो ये चार्जेस बन रहे हैं भाई, ये मेटल की इलेक्ट्रोड और मेटल की इलेक्ट्रोलाइट में ही तो चार्जेस बन रहे हैं। तो ये मेटल की इलेक्ट्रोड और मेटल की इलेक्ट्रोलाइट में ये जो चार्जेस बन रहे हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अंडर इक्विलिब्रियम हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अगर इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कर दूं, यानी 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और 1 atm प्रेशर, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से डिनोट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक मेटल जो है वो इस तरीके से ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और एक मेटल जो है रिडक्शन शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम लिखेंगे E0, ये कहां से कहां जा रहा है? M से Mn प्लस तक जा रहा है, तो M टू Mn प्लस, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये Mn, ये बेसिकली Mn प्लस से M तक जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज द माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आज हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं, यानी कि हर जगह हम इस वैल्यू को ही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानेंगे। फिर मैंने आगे बताया कि कभी भी आप हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आप दो हाफ सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, कभी भी इंडिविजुअल हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर आपको इसका
ताकत निकालनी है तो आपकी उसकी लड़ाई किसी स्टैंडर्ड इंसान से करानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं ताकतवर हूं, कॉपर ने बोला कॉपर ताकतवर है, तो आपको इसकी लड़ाई एक कॉमन इंसान से, इसकी भी लड़ाई कराओ, मेरी भी लड़ाई कराओ और इसको एक वैल्यू असाइन करो। इसके रिस्पेक्ट में मैं ताकतवर हूं या कमजोर हूं, इसके रिस्पेक्ट में ये ताकतवर या कमजोर है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या करा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? अगेन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, हमारे पास प्रेशर 1 atm होता है, इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर कंसेंट्रेशन का होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या यूज किया, कोई भी एसिड यूज करा जो कि H+ आयंस को डिनोट करेगा या देगा और उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर होगी। पर हाइड्रोजन गैस तो सॉलिड नहीं है, तो इलेक्ट्रोड हमको कौन सी यूज करनी पड़ेगी? हाइड्रोजन गैस तो यहां पे सॉलिड नहीं है, तो हमने इलेक्ट्रोड यूज करी यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की, और फर्दर इस पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को बबल अप करवाएंगे 1 atm प्रेशर पे। टेम्परेचर अभी भी 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर हमारे पास 1 atm है। इलेक्ट्रोड हमारी कैसे कंप्लीट होगी? जब हमारे पास प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर यहां पे हाइड्रोजन गैस आएगा, तो दैट विल कंप्लीट आवर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। अब यहां पर भी एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार हमको दिखता है। लेकिन हम लोग जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें, दैट इज E0 H+2 H2 की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये 0 हम असाइन करते हैं, और 0 इसीलिए असाइन करते हैं ताकि दूसरे मेटल्स का इसके रिस्पेक्ट में एक पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू डिटरमाइन कर सके। ठीक है, अब ये एक्चुअली में क्या है, आप समझदार व्यक्ति हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया है IUPAC के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने यहां पर क्या किया, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक हाफ सेल के अंदर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया और जिंक सल्फेट ले लिया। जिंक सल्फेट जो है हमारे पास 1 मोलर है, क्योंकि हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। दूसरा यहां पर हमने जब लिया बीकर, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, अगेन हाइड्रोजन गैस है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे बबल होगी 1 atm प्रेशर पे। तो हमारा टेम्परेचर 25 है, प्रेशर 1 atm है, और यहां पर भी जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन होगी वो 1 मोलर होगी। अब सुनील भैया की लड़ाई आप हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, मैंने बोला मैं मुक्का मारूंगा, वो छूट गया, उसने मेरे को मुक्का मारा, 2 दांत निकल गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब यहां पर क्या होता है, सोल्यूशन में Zn2+ आयंस थे, यहां पे सोल्यूशन में H+ आयंस थे। यहां पर हाइड्रोजन गैस आ रही थी प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड पे, यहां पर जिंक का मेटल था। तो यहां पर किसी एक को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, किसी एक को गेन करना पड़ेगा। तो यहां पे जिंक ने क्या किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, वो आगे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे यहां पे ट्रेवल करके जाएंगे, यानी यहां पर हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आए तो H+ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया यहां पे, तो यहां पर हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया जी? अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि सुनील भैया यहां पे Zn2+ भी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था और यहां पे H+ गेन कर सकता था, दोनों में से कौन, दोनों एक साथ गेन नहीं कर सकते, एक तरफ लॉस होगा एक तरफ गेन होगा। तो Zn2+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वो H+ से क्या है, कम है। तो H+ बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन्स लूंगा, तो वो यहां से खींचेगा इलेक्ट्रॉन दो, तो जिंक यहां से इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। तो जिंक ने क्या किया, ऑक्सीडेशन शो किया, और यहां पे H+ का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो यहां पे ऑक्सीडेशन, यहां पे रिडक्शन। अब यहां पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Zn2+2 Zn। ऑब्वियसली Zn2+2 Zn का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इसके कंपैरिजन में कम आएगा। क्यों, क्योंकि H+ इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पा रहा है, लेकिन ये गेन नहीं कर पा रहा। तो ये वैल्यू इसीलिए क्या हो जाएगी, ये वैल्यू इसीलिए क्या आती है, नेगेटिव आती है, नेगेटिव आती है। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, ये नेगेटिव क्यों आती है, समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। अब इसी का एक सेल नोटेशन आप लिखकर दिखाइए फटाफट से। राइट द सेल नोटेशन फॉर द अबव केमिकल रिएक्शन इफ द फॉर्मेट लुक्स लाइक दिस। इसी चीज का अगर आपको सेल नोटेशन लिखने के लिए दिया जाएगा तो कैसे करेंगे, एनोड, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, ऐसे ही तो सिखाया था मैंने आपको।
लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन को हम लिखते हैं, राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। लिखिए मेरे साथ, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए बेटा, जल्दी जल्दी, सारे के सारे भाई बहन जल्दी जल्दी लिखेंगे फटाफट से, आओ जल्दी लिखते। देखो एनोड क्या था, जिंक सॉलिड एनोड था सुनील भैया। एनोड का इलेक्ट्रोलाइट क्या था भाई, ये समझ में आया ना, ये एनोड है ये कैथोड है, ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है जी। जिंक सॉलिड एनोड, इसने, उसके बाद इसके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, Zn2+ एक्वस 1 मोलर, हाँ या ना। इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, Zn2+ एक्वस है ना, वही होता ना, Zn सॉलिड Zn2+ एक्वस 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज। कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H+ आयंस है, एक्वस फॉर्मेट 1 मोलर। कैथोड किससे बना होगा सुनील भैया, कैथोड पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। साथ ही साथ सुनील भैया यहां पर प्लेटिनम सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रोड को कंप्लीट कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कैथोड को डिफाइन करता है, ये पार्ट कैथोड को डिफाइन करता है, ये पार्ट कैथोड की इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करता है, ये पार्ट डिफाइन करता है एनोड को, ठीक है, और ये पार्ट डिफाइन करता है एनोड की इलेक्ट्रोलाइट को। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो फटाफट। क्लियर है भाई, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए बहुत डिफिकल्ट बन जाती है, छोटी छोटी बातें आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले ये फॉर्मेट होता है, इधर आप लिखते हैं एनोड, फिर लिखते हैं एनोड इलेक्ट्रोलाइट, फिर आता है सॉल्ट ब्रिज, फिर आता है कैथोड इलेक्ट्रोलाइट और आता है कैथोड, यानी इधर ऑक्सीडेशन और इधर आप पूरा लिखते हैं रिडक्शन। तो सबसे पहले हमने लिखा यहां पे जिंक, जो कि हमारे पास सॉलिड स्टेट में था, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके यहां पर कूदेगा सॉल्यूशन में एंड इट विल फॉर्म Zn2+ एक्वस। इस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है दैट इज कैप्ट एट 1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज लगाया, यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज बेसिकली H+ एक्वस, ये अगेन 1 मोलर कंसंट्रेशन पर होगी। उसके बाद हमारे पास जो कैथोड है वो किससे बनता है, हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर पे हम बबल कराएंगे ओवर द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो दैट मेक्स अस द कैथोड। ठीक है, छोटी सी बातें थी, कामना करता हूं समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अब देखो कॉपर की लड़ाई तुम करवाते हो, अभी तक तुमने मेरी लड़ाई कराई थी, मैंने बोला मैं ताकतवर हूं, मैं ताकतवर हूं, तुमने क्या करा, हाइड्रोजन को 0 वोल्ट असाइन करा, हाइड्रोजन ने मेरे को 2 मुक्के मारे, मेरे 2 दांत निकल गए और वो 2 दांत लेके चला गया। यानी हाइड्रोजन ने, अगर मैं यहां पर बात करता हूं H+ की रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वो मेरे से Zn2+ से ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर ले गया। मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिए और H+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब मार्केट में आया कॉपर, कॉपर बोला हाँ भाई हाइड्रोजन अब मेरी लड़ाई होगी तेरे से, आजा आजा, मुक्का मारेगा तू, मुक्का मार, हट गया, ये ढिसक्या, 2 मुक्के मारे, 2 दांत निकाल दिए हाइड्रोजन के और दोनों ले लिए। अब उल्टी गेम चल गई, उल्टी गेम चल गई, उल्टी गेम चल गई। अब यहां पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले समझो कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर की इलेक्ट्रोलाइट है। सुनील भैया अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर कॉपर सल्फेट ले लिया। उसी प्रकार यहां पर हमारे पास क्या है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आ रही है जो कि हमारे इलेक्ट्रोड को कंप्लीट करता है, और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास अगेन 1 मोलर HCl है। टेंपरेचर मैंने लिया है 25 डिग्री सेल्सियस, गैस हमारे पास आ रही है 1 atm प्रेशर के ऊपर। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस यहां पर होगी, टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस, गैस आ रही है 1 atm प्रेशर के ऊपर, 1 मोलर कंसंट्रेशन दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स की होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है, अब यहां पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगी, क्यों, क्योंकि यहां पे हाफ सेल चेंज हो गया है। इधर हाफ सेल पहले जिंक और जिंक का इलेक्ट्रोलाइट था, अब कॉपर और कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए क्या होगा, अब यहां पर गेम उल्टा हो गया, यहां पे गेम क्या हो गया, हाइड्रोजन को घुसा पड़ा जोर से, हाइड्रोजन को घुसा पड़ा जोर से, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, यानी यहां पे वह एनोड
और यह एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अब यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और Cu2+ ने क्या कर दिया, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से निकले थे उनको बेसिकली क्या कर दिया, गेन कर लिया टू फॉर्म कॉपर। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा कैथोड की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये यहां पर ये बिहेव करेगा एनोड की तरह। बात समझ में आ गई जी। अगर हमारे पास यहां पे जिंक और जिंक का इलेक्ट्रोलाइट था और यहां पर हमारे पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस थी और साथ ही साथ उसका इलेक्ट्रोलाइट था जो कि HCl है फॉर एग्जांपल, तो यहां पर उल्टा केस होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे। इस केस में क्या हो रहा था, जिंक से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे थे, यहां पर उल्टा होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की तरफ जाएंगे। तो अब यहां पर हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि जो Cu2+ है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास है दैट इज हायर देन H+। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Cu2+ के आयंस है वो H+ आयन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं। वहां पर Zn2+ आयंस थे ना दोस्तों, ये जो Zn2+ आयंस थे इसके कंपैरिजन में इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम है, तो H+ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो यहां पे जिंक लूज करेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, Cu2+ की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी इससे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ये बोलेगा इधर दे इलेक्ट्रॉन, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं Cu2+ का रिडक्शन पोटेंशियल H+ से ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां पे Cu2+ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो हो जाएगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन चल रही होगी, इधर ये वाली रिएक्शन चल रही होगी। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी Cu2+2 जो Cu है, ये जो है टेंडेंसी Cu2+2 Cu बनने की जो टेंडेंसी है मेरे दोस्तों, ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, दिमाग लगाइए, पॉजिटिव में आनी चाहिए। तो ये कितना आ जाएगी, +0.34 वोल्ट। हाइड्रोजन की 0 होती है, H+2 H2 जो 0 होती है, यहां पर Cu2+2 Cu2+ से लेके Cu पे आने की टेंडेंसी +0.34 वोल्ट है, यानी इसकी ज्यादा टेंडेंसी है। जितना H+ H2 बनने के लिए उतारू है उससे कई गुना ज्यादा Cu2+ Cu बनने पे उतारू है कि इलेक्ट्रॉन दे दो 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 दे दो। समझ गए जी? अब इसका बताइए, फटाफट से लिख के दिखाइए, जल्दी से लिख के दिखाओ इसका। राइट द सेल नोटेशन फॉर द above chemical reaction if the format looks like this। जल्दी से बताओ, फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से। बस ये लास्ट है, खत्म कर दूंगा, इसके बाद मैं और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे न्यूमेरिकल्स लेके आया था बट आज नहीं पढ़ाऊंगा, फिर इतना ही करता हूं, खत्म करते हैं इसके बाद। ठीक है, इतना ही करता हूं, उसके बाद खत्म करेंगे क्लास को। इतना बता दो, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। अब देखो, एनोड और एनोड इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पे होगा ऑक्सीडेशन, आप ट्राई करिए, और इधर होगा रिडक्शन। अब सुनील भाई ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन की तरफ। तो सबसे पहले इसके एनोड को डिफाइन करते हैं, तो प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस एट 1 atm। ये हमारा एनोड बनाता है ना, कि प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस 1 atm के प्रेशर पे आएगी, तो ये एनोड बनता है। एनोड का इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास, H+ है, और वो एक्वस फॉर्मेट में है, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। ये हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज आएगा। कैथोड इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास है Cu2+, एक्वस फॉर्मेट में है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास, और कैथोड किसका बना है, कॉपर सॉलिड का बना है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कैथोड। ये हमारे पास क्या हो गया, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, एनोड, एनोड ये रही, और ये हो गया एनोड इलेक्ट्रोलाइट। कामना करता हूं सभी की बुद्धि में ये सारी बातें यहां पे जारी है।
सभी के दिमाग में सारी बातें यहां पे जा रही है, सभी को ये बातें समझ में आ रही है, बढ़िया तरीके से बात आपके दिमाग में एकदम 110% क्रिस्टल क्लियर है और आपको ये बात समझ में आ रही है। एनोड किससे बनेगा? प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड सॉलिड फॉर्मेट में, और हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पे आएगा तो एनोड बनेगा। एनोड पे इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था H प्लस एक्वस 1 मोलर कंसंट्रेशन में, H प्लस आता है हमारे पास HCl से, और एक्वस का मतलब है कि पानी में डिसॉल्व है, तो H प्लस एक्वस 1 मोलर कंसंट्रेशन। 1 मोलर हमने क्यों लिया? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। इधर हमारे पास यहां पर कैथोड इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा Cu2 प्लस एक्वस फॉर्मेट में है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, और यहां पे कैथोड क्या हमारे पास कॉपर सॉलिड है। डन है? चलो, ऑल राइट ऑल राइट। आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना, इतना ही रखते हैं आज की क्लास के लिए। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार आई भी लगा दीजिए फटाफट से, फटाफट से एक बार आई भी लगा दीजिए, जल्दी से एक बार आई भी लगा दीजिए, फटाफट से, फटाफट से एक बार आई भी लगा दो, जल्दी से एक बार आई भी लगा दो कि सवनील भी यहां पे समझ में आ गया है। ठीक है, बाकी का काम अगली क्लास में हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। होमवर्क में आज कुछ नहीं दूंगा, होमवर्क में आज कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, डन है, ऑल राइट ऑल राइट मेरे दोस्तों। तो यहां पर होमवर्क जो है नो होमवर्क। ठीक है, चलो, ऑल राइट, डन है, क्लियर है। देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट की एकदम क्लियर पिक्चर लाने की। आपको यहां पे डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि पहली बार आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट 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 डिफिकल्ट टॉपिक से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लोग रट के जाते हैं। मैं आपको लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो लाइनें है ना, ये जो लाइनें हैं, ये जब मैं 12th में था, बच्चे इन सारी लाइनों को रट के जाते थे। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने भी इसको रट लिया था। जब पढ़ाने उतरे तो यहां पर इन चीजों को समझ रहे थे, क्या समझ लेते हैं, है ना। मेरे को जेई के दौरान भी याद है कि इन चीजों को तो याद ही कर लिया था। ठीक है, तो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, उस लॉजिक की रिस्पेक्ट कीजिएगा, बाकी तो मेहनत आप ही को करनी है दोस्तों। तो आइए आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। तो होता क्या है कि एक बार एक ऋषि होते हैं दोस्तों, और वो ऋषि जो है वो बहुत ज्यादा तप करते हैं, बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होती है एक पुत्री। एक बार नदी के अंदर वो जाकर सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं और वही पूजा कर रहे होते हैं कि मुझे एक पुत्री चाहिए, मुझे एक पुत्री चाहिए, मुझे एक पुत्री चाहिए। ऊपर से एक चील जो है वो जा रही होती है और उसके हाथ से एक चुईया छूटती है जो उनके हाथ में आके गिरती है। अब उन्हें लगता है कि प्रभु ये चाहते हैं कि मैं इस चुईया को ही मनुष्य में कन्वर्ट कर लूं और इसे ही अपनी पुत्री बना लूं। वो ऐसे ही करते हैं, मंत्रों से जान फूंक के उस चुईया को एक पुत्री बना देते हैं, मतलब एक कन्या बना देते हैं, और उस कन्या का भरण पोषण करते हैं, उसे बड़ा करते हैं। जब वो बड़ी हो जाती है, उसकी आयु जो है वो विवाह के योग्य हो जाती है, तो वो उसके लिए एक वर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वर सबसे ताकतवर हो। तो वो क्या करते हैं, सूर्य देव को याद करते हैं, सूर्य देव को कहते हैं कि सूर्य देव प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। उनको याद करते हैं। सूर्य देव जैसे ही प्रकट होते हैं वो कहते हैं कि आप मेरी जो पुत्री है इससे आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि आप सबसे ताकतवर हैं। सूर्यदेव कहते हैं कि मुनिवर मैं विवाह तो कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूं। तो वो पूछते हैं आपसे ताकतवर कौन है? तो बोले मुझसे ताकतवर जो है वो है बादल, क्योंकि बादल का जब मन करता है वो मेरे सामने आ जाता है। बादल को बुलाया जाता है। अब बादल को भी पूरी कहानी पता है कि पहले एक्चुअल में चुईया थी, फिर ये मनुष्य बनी। बादल बोलते हैं कि मुनिवर आप बिल्कुल सही हैं कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन मैं सबसे ताकतवर नहीं हूं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर कौन हो गया? कॉपर, Cu2 प्लस, है ना। उसी तरीके से इससे कम क्या था? Zn2 प्लस, अगर H प्लस के कंपैरिजन में बात करें। तो बादल देवता कहते हैं कि भैया हमसे ताकतवर कौन है? वो है हवा, जहां मन करता है वहां हमको बहा के ले जाती है। वायु देवता को बुलाते हैं, वायु देवता प्रकट होते हैं, वायु देवता को बोलते हैं पूरी पूरी बात की इससे विवाह कीजिए। वायु देवता कहते हैं मैं सबसे ताकतवर नहीं हूं। बोले कौन है आपसे ताकतवर? बोले मेरे से ताकतवर है पहाड़, मैं जब जाता हूं भिड़ता हूं वो मेरी डायरेक्शन चेंज कर देता है। वन देवता को बुलाया जाता है, वन देवता आते, वन देवता कहते हैं कि मैं पहाड़ हूं लेकिन मुझसे ताकतवर कोई और है। बोले कौन? बोले चूहा, जब मन करता है बिल बना देता है, जितना लंबा मन करता है उतना लंबा बिल बना देता है। ऋषि को बात समझ में आ जाती है। क्या बात समझ में आई? कि ये चुईया थी, चुईया को आपने क्या बनाया? मनुष्य बनाया। मनुष्य बनाने के बाद आपने कोशिश करी कि सबसे ताकतवर इसको वर मिले, लेकिन घूम फिर के प्रकृति आपको ये बताना चाह रही है कि भैया इसका विवाह चूहे से कराइए। वो इसको फिर से चुईया बना देता है, चूहे से विवाह करा देता है। कहानी से आपको यह जानना है कि आपका भाग्य आपके कंट्रोल में नहीं है। आप मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप इंटेंस मेहनत करो, इंटेंस कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो भाग्य में है वही होगा।
समझ गया? उसके भाग्य में चूहे से ही विवाह लिखा था, चूहे से ही विवाह हुआ, वो चूहिया थी, चूहे से विवाह हो गया। तो समझने वाली बात मेरे दोस्तों यह है कि किस्मत से आप लड़ने की कोशिश मत करो। किस्मत से लड़ोगे हार जाओगे। मेहनत करो, मेहनत करोगे, कर्म करोगे, अपने आप तुम्हारा जो फल है तुमको मिलता रहेगा। उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा है। अगेन, मेहनत बहुत लोग करते हैं, सक्सेसफुल बहुत कम ही होते हैं। भाग्य, किस्मत, समझ गए? हां, तो आप भाग्य से नहीं लड़ सकते, भाग्य आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑलराइट, तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जैसा मैं कहता हूं, सुनील भैया साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है। अगली क्लास मेरे दोस्तों मैं आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेने वाला हूं, आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। आपने डाउट्स आप वहीं पे पूछना, ईमानदारी के साथ एक अच्छे टोन में आप डाउट्स को पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स को कैटर करूंगा अगली क्लास में। विश्वास रखिए सुनील भैया पे, कोई भी नुकसान नहीं होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।